वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे हम इकोनॉमिक मौजू के ऊपर, तो हम फाइनेंशियली जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके ऊपर तो हम बात करते रहते हैं आजकल। चूंकि सऊदी अरब में जो दौरा शहबाज शरीफ ने किया उसमें इबादत तो साथ थी, लेकिन मैं समझता हूं जो सियासत भी उन्होंने की है वो भी इबादत वाला काम ही किया है। वहां के वली अहद ने जिस तरह से अनाउंसमेंट्स की हैं पाकिस्तान को फाइनेंशियली आगे बढ़ाने के लिए, और पाकिस्तान के अंदर एक एतमाद और कॉन्फिडेंस लाने के लिए, और साथ ये उन्होंने अंदिया दिया है कि हम दामे दिरमे सुखने पाकिस्तान के साथ हैं। लेकिन एक और मौजू है, मैं नजम सेठी साहब के बारे में बात कर रहा था, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त एक जानी मानी शख्सियत, सिविल सोसाइटी के रूह रवां और बहुत ही ज़बरदस्त वकील हैं पेशे से, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे दोस्त भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला मलिक साहब, एक तो सऊदी अरब में जो दौरा है सऊदिया है और वहाँ पे जो उन्होंने वक्त भी गुजारा है और इख्तिताम कुरान जो है उस पे दुआ में भी शिरकत की है उन्होंने। शहबाज शरीफ साहब ने उम्रे की अदायगी भी की है, लेकिन साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ कामयाबियां हासिल की हैं, अनाउंसमेंट्स की हैं वहाँ के वली अहद ने। तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ प्रोग्राम को लेकर। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है और हमारे जो कुरान है जब जाते हैं तो जिन्हें मौका मिलता है कि रोज़ा रसूल पर अल्लाह ताला के घर में उम्रा भी अदा करते हैं और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की उम्मत के लिए दुआएं भी करते हैं। ये जो कि हम मुसलमान है और हमारा दीनी फरीज़ है। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का हमेशा दूसरा घर रहा है, जिस तरह खलीफा कहते भी हैं। जब भी वो पाकिस्तान आए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है, और हम भी यही समझते हैं कि सऊदी हमारा दूसरा घर है। और जिस अंदाज में उन्होंने वेलकम कहा, और फिर सऊदी अरब पाकिस्तान के हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा है। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, दुनिया में कहीं भी कोई वोटिंग का मसला हो, तो सऊदीया का जो साथ है वो बिल्कुल फकीदुल बिसाल है और एक जान और दो कलब वाली बात है जी। और एक खुशाइन बात है कि उन्होंने पाकिस्तान की इस वक्त भी मुश्किल हालात में साथ खड़े होने की और मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं, वो बहुत बजाते खुद एक काबिल इस्ताइश बात है। और इस लिहाज से ये दौर एक कामयाब दौर है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है वो सऊदी हुक्मरानों को अपने जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनको बावर कराने में, फ़लस्तीन के मसले में साथ खड़े होने में पेश रही है। तो मेरा ख्याल है कि एक मतलब मुस्लिमा का जो कंसेप्ट है वो सऊदी अरब में जाकर हमारी क़यादत को यकीनन नजर भी आता है, उसका अमली मुजाहरा भी होता रहा भी है माजी में भी। अच्छा सर, ये बड़ी अहम आपने बात की है कि एक तो रहमतों, बरकतों और बख्शिशों का महीना है और हम गुनाहगार लोग हैं, लेकिन जितने बड़े गुनाह हैं उससे बड़ी उसकी रहमत है। और हम तो अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह अगर करते रहें तो मेरा ख्याल है ये भी बहुत कम है कि हम उसकी तरफ रजू करें। जितना रजू करें वो बहुत कम है। अल्लाह ने ये महीना बख्शिशों का महीना बनाया है। दुआ के साथ साथ आप नहीं समझते कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और वो किस तरह आ सकती है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान को जिस किस्म के हालात का सामना माजी में कभी भी नहीं था। एक यकजानियत की जरूरत है, यकजहती की जरूरत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बड़ी जरूरी है। देखना, आप जो इन्वेस्टर होता है वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पर उसको माहौल ऐसा नजर आता है, जहाँ पर उसको ये नजर आ रहा हो कि जो मेरी जो रिटर्न है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट है ये सिक्योर होगी। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से कुछ हमारे सियासी लीडरान ऐसे हैं जो मैनामान वाली पोजीशन में खड़े हुए हैं और वो मुल्क के हालात को समझने में यकसर तौर पर हमें तो नजर नहीं आता कि वो उनको तदारक है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या माली मुश्किलात हैं। तो देखिए ना, इस वक्त जो भी पार्टी इस वक्त कोऑपरेट नहीं करना चाहती है, वो भी अगर इक़्तिदार में आएगी तो वो अकेली पाकिस्तान के मसाइल को हल करने का तदारक नहीं रखती। पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त गंभीर मसाइल हैं और ये तकाजा है इन हालात का। पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें अपने अपने इख्तिलाफात भूल कर
ایک पेज पे इकट्ठी हो जाए। और देखना अगर आपके साथ माजी में गलत हुआ है या भी हो रहा है तो इन सारे मसाइल का हल पार्लियामेंट के फ्लोर पे बिल्कुल ठीक। हम ये कह सकते हैं कि जो आपके साथ हुआ जो हमारे साथ हो रहा है हम मिलकर एक ऐसा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी तय करते हैं ताकि मुल्क को इन गंभीर हालात से न सिर्फ निकाले बल्कि जिन जिन शोबों में इस्लाहात की जरूरत है मिलकर करें ताकि आइंदा किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। ये बड़ा मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो अपोजिशन है उसको आगे बढ़कर एक कदम हुकूमत के मसाइल को हल करने में अपना तावन पेश करना चाहिए। मतलब मैं अगर अपोजिशन लीडर होता तो मैं कहता कि जो आपने वादे वाइद किए हैं हम आपके साथ हैं, आप वो कौम के मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन अगर हम ये होता कि पीटीआई की हुकूमत होती तो क्या पीटीआई की हुकूमत इन हालात में मुल्क के मसाइल को हल कर सकती थी? लेकिन सबसे बड़ा मसला पैसों का होता है, फाइनेंस का होता है। जब तक आपके मुल्क में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस वक्त लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन ये जो चपकी शहर से नुकसान किसको होगा? अवाम का होगा। और हम वोट किसके लिए लेते हैं? वो हम अवाम के लिए लेते हैं। देखो ना, दो पार्टियां तीन पार्टियां जब दो पार्टी इक़्तिदार में चली जाती हैं उनको भी अवाम ने वोट दिया होता है और जो पार्टी पोजीशन में होती है उनको भी अवाम ने वोट दिया होता है। इक़्तिदार और इख्तिलाफ दोनों को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये नहीं कह सकते आप तो हुकूमत में नहीं है जी, लेकिन अवाम ने तो आपको वोट दिया है ना। और जो करोड़ों लोग हैं वो आपसे ये तकाजा करते हैं कि आप पार्लियामान के फ्लोर पर अपोजिशन लीडर के तौर पर अपोजिशन के तौर पर अपना मुस्बत रोल अदा करें। अच्छा सर, अच्छा थोड़ा सा मैं ये भी, जिस तरह आपने अपोजिशन लीडर की बात की, आप बड़े अपना जहां दीदा शख्सियत हैं, आपने सड़कों पे सियासी असीरों के साथ भी मारें खाई, आपने जो अपना हमारे एक चीफ जस्टिस की तहरीक थी वकला की उसमें भी लीड किया, आपने सिविल सोसाइटी के मजलूमों के साथ भी खड़े होकर अपने आप को पेश किया। यकीनन आप वज़ीर आज़म को भी एडवाइस कर रहे हैं, जनाब अपोजिशन लीडर को भी एडवाइस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो सहाफ़त की एक नहज जो मैं समझता हूँ इसको हम थोड़ा सा ज़रूर डिस्कस करें और ये होनी भी चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ हर हफ्ते एक वीलॉग किया करूँ कि सहाफ़त किस तरफ चल पड़ी है। अब सहाफती बाबे जो हैं वो अब कोई चिड़िया लेके बैठ जाता है, कोई तोता लेके बैठ जाता है। अब चिड़िया वाले बाबा जी 35-65 से शुरू हुए और आज पीसीबी के चेयरमैन वो बने, वजीर आला वो रहे, उन्होंने बहुत सी मराहत ली। और ऐसे सहाफियों को लोग देख के जो नए बच्चे आने वाले हैं वो भी जमीर फरोशी का एक सिलसिला शुरू कर देते हैं। और एक आपका क्वेश्चन बड़े अहम है। देखिए चिड़िया वाले बाबा जी के बारे में जरा कुछ सानू आज दसो। वही कर। देखिए बात है कि सियासत एक मुकद्दस पेश है, ठीक है ना। इसमें आप बड़ी ईमानदारी दानेदारी के साथ लोगों के मसाइल हल करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। ऐसे ही वकालत है या हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेंसिटिव जो हमारा शोबा है वो है हमारे जो मीडिया। लेकिन जी मीडिया में जब लोग सियासी पार्टियों के आलाकार बन जाते हैं तो वो फिर सहाफी नहीं कहलाते, ठीक है। वो फिर पार्टियों के नुमाइंदे ही कहलाते हैं। और वो जो लोग जो टेलीविजन प्रोग्रामों में बैठकर मुख्तलिफ किस्म के आरा पेश करते हैं और चिड़ियों का जिक्र करते हैं, कौवों का जिक्र करते हैं, कबूतरों का जिक्र करते हैं। ये तो माजी कदीम में कबूतरों का जिक्र हुआ करता था, अब तो जदीद दौर है, आप उन चीजों से मुंह बोल नहीं सकते। तो ये पेशगोइयां ये तो नजूमियों का काम होता, साफियों का काम तो नहीं होता। ये नजूमी पेश करते हैं कि जी क्या होगा माजी आने वाले। अच्छा, मैं अब्दुल्ला मलिक साहब कत्ता कलामी में आप बड़ा एंजॉय करेंगे इस बात को कि मैं और आप शादियों में जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो शादियों में जब निकाह हो रहा होता है उस वक्त कोई शख्स ये नहीं कहता यार ये शादी निभेगी नहीं निभेगी, सारे दुआएं दे रहे होते हैं, यार इसके कितने बच्चे होंगे, यार ये अगर बड़ा बच्चा बेटा पैदा होगा तो फिर छोटा बच्चा बेटी पैदा होगी, तो अगर दोनों पैदा हो गए तो क्या होगा, अगर ना हुए तो क्या होगा। पाकिस्तान में कोई भी मसला जब कोई वजीर आजम या अपोजिशन लीडर आपस में तय करते हैं या असेंबली में डिबेट हो रही होती है तो सहाफी अपनी चिड़िया और तोते लेके, खुसूसन नजम सेठी साहब रात को बैठ जाते हैं और जनाब वो कहते हैं जी अगर इस तरह हो गया इस तरह होगा। शमशेर तुसी बड़ी गल की है, बड़ी अहम सवाल है। देखो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो
کہ جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں، مثلا 8 فروری کو الیکشن ہوئے تو 9 فروری کو ڈیبیٹ چل پڑتی ہے کہ یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے اور یہ جو اتحاد حکومت بنانے جا رہا ہے یہ نہیں چلے گا. میرا خیال ہے کہ یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، ان عوام کے ساتھ زیادتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جنہوں نے اپنا قیمتی ووٹ کسی بھی پارٹی کو دی ہوتا ہے. یہ اس امانت میں خیانت ہے، یہ پولیٹیکل ڈس آنیسٹی ہے کہ آپ ٹیلی ویژن چینلوں پہ آپ کو کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے، آپ کوئی گلیوں محلوں میں لوگوں کا اپنے انٹرویو نہیں کیا، اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر آپ بائسل کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں چلنے والا، وہ نہیں چلنے والا. تو اگر یہ نہیں چلنے والا تو کون چلنے والا ہے؟ اگر آپ اتنے ہی آپ سیاسی شعور رکھتے ہیں تو آپ الیکشن لڑ لیں، پارٹی بنا لیں، لگ آپ کو پتہ چلے گا. لیکن بہت مشکل کام ہوتا ہے سیاسی جماعت بنانا، سیاسی جماعت کے کارکن ہونا، ووٹ لینا، لوگوں کی توقعات پر پورا کرنا، ہمہ وقت تیار رہنا. آپ کی تو اپنی ذاتی زندگی بھی نہیں ہوتی. میں تو کہتا ہوں سیاستدان ہمارے پیچھے بڑے معصوم لوگ ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے سوچتے بھی برداشت کرتے ہیں، پابند سلاسل بھی رہتے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں، اپنا سکون بھی تباہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خندہ پیشانی کے ساتھ 5 سال تک عوام کی خدمت کرتے ہیں اور حتی کوشش یہی کرتے ہیں کہ اگلے الیکشن تک جو جتنے بھی انہوں نے قوم سے وعدے وعید کیے ہیں ملک کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے اپنا کردار ادا کریں. میرا خیال ہے کہ ایسے جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں ان کو ان چیزوں سے قطع نظر ہو کر ملک کے لیے سوچنا چاہیے. ایک جیسے ہم ایک رائے دیتے ہیں پوزیٹیو اپروچ کے ساتھ ایک رائے دینی چاہیے. اچھا سر ذرا اسپیسیفکلی ایسی صحافت کو ذرا تھوڑا سا نا میں چاہتا ہوں کہ ڈسکس کیا جائے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کا بہت کلوز جو ہے صحافی، میرے ساتھ آپ کا اتنا پرانا ایک رشتہ ہے، یقیناً سارے صحافیوں کے ساتھ آپ کا ایسا ہی ہوگا، اینکرز کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. کیا اینکرز کا کام یہ ہے کہ کوئی پالیسی جب آئے تو بجائے اس کو ویٹ اینڈ سی کیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے، وہ اسی طرح کی بات ہے جیسے میں پہلے کی ہے کہ یہ شادی چلے گی کہ نہیں؟ کیا یہ میں آپ کو سوال سمجھ گا. جی دیکھیے میں تو ذاتی طور پر جتنا میرا تجربہ ہے، جتنا میں نے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، میں تو اس کو صحافت نہیں کہتا، میں صحافی کہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ صحافی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کر لوگوں کو جیلوں میں بچائے، پرسیکیوٹ کر رہے کہ جی اس پہ یہ کام غلط کیا تاکہ اس کو یہ سزا ملنی چاہیے. صحافی جج تو نہیں ہوتا، صحافی کوئی ججمنٹ نہیں ہوتی. صحافی کا کام ہوتا ہے اپنی رائے دینا. اب اس رائے سے میں اختلاف بھی کر سکتا ہوں، وہ کوئی حتمی نہیں ہوتی، ایک اوپینین ہوتا ہے، اور اوپینین جو ہوتا ہے وہ بڑی اونیسٹ اوپینین ہوتی ہے، ایماندارانہ ہوتی ہے، ایک رائے ہوتی ہے. صاحب الرائے لوگ کبھی بھی پرسپشن کی بنیاد پر اپنے تجزیہ پیش نہیں کرتے، وہ حقائق کی بنیاد پر تجزیہ پیش کرتے ہیں اور وہ اوپینین بلڈ کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اور وہ اپنی ایک اوپینین بلڈ کرتے ہیں اور پھر مجبور کرتے ہیں حکمرانوں کو کہ وہ ایسے اقدامات کریں جس سے ملک اور قوم کی سلامتی بھی ہو، فلاح بھی ہو. جو جرنلسٹ من گھڑت خبریں دیتے ہیں، مثال کے طور پہ نجم سیٹھی صاحب، وہ اندر ہی ان کا ایک جیسے کوئی جادوگر نہیں ہوتا کہ یا کوئی پامسٹ ہوتا ہے جو وہ خود ہی بیٹھ کے لکیروں کی تقسیم کرتا ہے اور یہ قسمت کی لکیر ہے، یہ دل کی لکیر ہے، اللہ کے قوانین سے وہ روگردانی کر رہا ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے اسلام میں. یہ جو من گھڑت خبریں دینے والے صحافی ہیں، آخر میں یہ بتا دیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اس قسم کی صحافت کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہتے ہیں. وہ ایجنٹ میں نہیں کہتا، لیکن جو مخالف خود ہوتے ہیں ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو میں نے جی کہنا چاہیے سنانا نون ہوں کہ ہمیں رہتے ہیں لیکن پیغام کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے. میں نے دنیا میں کوئی ایسے صحافی نہیں دیکھا جو اتنی ٹھوس رائے کے ساتھ اپنی رائے دے کہ جناب یہی تو نہیں چلنے والا. وہ ایک انالیسس ہوتا ہے نا، انالیسس ہوتا ہے. دیکھا ابھی جمعہ 8 دن ہو گیا، ایک بس نے ابھی سواریاں پکڑی ہیں، اس نے روڈ پہ چلنا ہے اور آگے جانا ہے، ابھی وہ چلی بھی نہیں ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ جناب نہیں یہ تو منزل مقصود تک نہیں پہنچے گی. یہ جو رائے ہے نا یہ بڑی غلط ہے، بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ایسے صحافیوں کے ساتھ یا ایسے صحافیوں کے پروگرامز کے ساتھ ان کو سیریس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو لوگوں پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کیا رائے دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا کہ عوام کو سچ اور جھوٹ میں تفریق ضرور کرنی چاہیے. یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ ان کی جو من گھڑت سٹوریز ہیں
ان کو سننے سے پہلے ایک اپنا میسج دینا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. عبداللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے گفتگو کی ہے, اور یقیناً ہم نے آج کے پروگرام میں مختلف موضوعات پہ جتنی بھی بات کی ہے, کم از کم اس میں مجھے ایک بات پازیٹیو نظر آئی ہے کہ جتنے بھی میرے مہمانان گرامی آتے ہیں وہ پاکستان کی ویلفیئر کے لیے, پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی شخص ایک سٹیپ لیتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں, اور یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے, پھر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کتنے سینسٹیو معاملات جا رہے ہیں. اور جو بھی لوگ, جتنے بھی لوگ ان تمام معاملات میں ملوث ہیں, جو پاکستان کو برے حالات میں دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.